तो ओके नाउ आज का हमारा एक्सपेरिमेंट है फर्स्ट ऑर्डर आरसी इंटीग्रेटर सर्किट। लाइक जैसे हमने लास्ट टाइम किया था फर्स्ट ऑर्डर आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है हमारे पास टू एनालाइज रिस्पांस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर आरसी इंटीग्रेटर नेटवर्क फॉर डिफरेंट इनपुट्स एट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज। लाइक डिफरेंशिएटर सर्किट में हमने क्या किया था कि डिफरेंट इनपुट फ्रीक्वेंसीज के ऊपर हमने अपनी आउटपुट्स को चेक किया था। तो यहाँ पे हमारे पास अब क्या आ गया है कि हमारे पास ये इंटीग्रेटर सर्किट आ गया है। तो द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटीग्रेटर सर्किट in the integrator circuit the voltage and current will be equal to V of CT is equal to 1 upon C integral of IC dt। तो ये जो रिलेशन है ये क्या है, ये वोल्टेज है आपके कैपेसिटर के अक्रॉस और दैट विल बी द इंटीग्रल टाइम्स ऑफ द करंट अक्रॉस द capacitor. So this relationship is helpful in implementing a passive integrator circuit for an RC series network to work as integrator. जो resistance है that will be very larger than the reactance of capacitor. In case of differentiator we can see that the value of R is very smaller than XC। in case of integrator circuit that will be the reverse। यानी कि जो आपके इंटीग्रेट डिफरेंशिएटर में क्या था कि रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो बहुत ज्यादा स्मॉल थी कैपेसिटिव रिएक्टेंस से, और इन केस ऑफ इंटीग्रेटर आपकी जो रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो बहुत बड़ी हो जाएगी कैपेसिटिव रिएक्टेंस से। दैट इज द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द capacitor is very small and V in is approximately equal to VR। तो इसका क्या मकसद क्या है कि जब आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू रेजिस्टेंस की बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो जो आपका मैक्सिमम वोल्टेज ड्रॉप होगा वो हो जाएगा रेजिस्टर के अक्रॉस, और आपका जो वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर जो है वो बहुत कम हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका जो मेनली आउट जो इनपुट है वो इक्वल टू हो जाएगी वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर। तो V in इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू VR, ये जो मैंने हाईलाइट किया। द टेंटेटिव आउटपुट ऑफ RC नेटवर्क ओमेगा जो है ये इसकी फ्रीक्वेंसी है 1 अपॉन RC, उसका रिलेशन है शोन इन द फिगर। तो द सेट कंडीशन ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इनपुट वेवफॉर्म अश्योर दैट have sufficient time to charge up। तो ये एक उसकी कंडीशन है कि आपका जो कैपेसिटर शोज कर रहा है कि वो जल्दी से वो चार्ज नहीं हो रहा, देयरफॉर इट्स वोल्टेज इज वेरी स्मॉल एंड रेजिस्टर वोल्टेज इज ऑलमोस्ट इक्वल टू इनपुट वोल्टेज। तो ये वही चीज जो आगे रिलेशन में लिखी है वो आपको थ्योरेटिकली बता रहा है। इसमें ये हमारी सर्किट डायग्राम आ जाती है जिसमें हमने आरसी सीरीज नेटवर्क लगा दिया, हमने इनपुट। अगर हम इसके ऊपर केवीएल इक्वेशन अप्लाई करें तो हम केवीएल अप्लाई करते हुए देखेंगे कि जो इनपुट वोल्टेज है दैट विल बी द सम ऑफ वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द रेजिस्टर प्लस द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। तो वी इन इज इक्वल टू वी आर प्लस वी सी। सिंस हमने ये एवेल्युएट की है अभी कंडीशन के द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर इज वेरी लार्जर देन द वैल्यू ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस, दैट इज व्हाई वी इन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू वी आर। तो हमारे पास क्या है गया कि इस रिलेशन में हम वी आर यूज कर सकते हैं, और I इज इक्वल टू अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ I इज इक्वल टू वी आर अपॉन आर इज इक्वल टू वी आर की जगह हमने वी इन रिप्लेस कर दिया यहाँ पे। ये चीज यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जब हमने वी इन को वी आर को वी इन से रिप्लेस किया तो हमारे पास जो नेट रिजल्ट बनेगा, जो हमने पहले इक्वेशन लिखी थी एक, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर will be equal to VCT is equal to 1 upon C integral of I dt। तो ये मेरे पास क्या रिलेशन बन जाएगा, V of CT is equal to 1 upon RC integral of V in dt। Thus the output voltage across capacitor is somehow integration of the input voltage।
तो अगर आप ये जो नेट रिजल्ट आप मेरे पास आया है, आप इसको गौर करो तो आपको क्या नजर आ रहा है कि जो कैपेसिटर के अक्रॉस वोल्टेज है आउटपुट के ऊपर, दैट इज द सम ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ द इनपुट वोल्टेज, यानी कि जो सम ऑफ द इनपुट वोल्टेजेस हैं उनका आपका आउटपुट वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर आ रहे हैं। तो इसमें हमारे पास ये इक्विपमेंट जो हम देखेंगे, चूंकि हमने मल्टी सिम पे परफॉर्म करना है, तो हमारे पास जो कंपोनेंट्स हैं उसमें कैपेसिटर जो है आपको मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लास्ट 2 डिजिट ऑफ योर रोल नंबर, और और अप्लाइड वोल्टेज जो है दैट विल बी आल्सो लास्ट 2 डिजिट ऑफ योर रोल नंबर। तो ये एक सर्किट डायग्राम है जिसमें मेरे पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है, एक कैपेसिटर लगा हुआ है, और ये एक फंक्शन जनरेटर है। ठीक है, तो इसमें हम इसके स्टेप्स को देख लेते हैं मल्टी सिम के ऊपर। और हमने जैसे कि वहां पे डिफरेंशिएटर में ये कंडीशंस वेरीफाई की थी, सेम उसी पैटर्न के ऊपर हम यहाँ पे भी वो कंडीशंस वेरीफाई करेंगे बाय यूजिंग डिफरेंट इनपुट वेव फॉर्म्स। तो मल्टी सिम के ऊपर हम चलते हैं। तो मल्टी सिम के ऊपर हम सबसे पहले अपने एक रेजिस्टर को ले लेते हैं और एक कैपेसिटर को ले लेते हैं। ये मेरा रेजिस्टर आ गया, ये मेरा एक कैपेसिटर आ गया। तो इसको आगे एक फंक्शन जनरेटर लेंगे हम फॉर द वैल्यू ऑफ फंक्शन असाइन टू इनपुट। एक हम ऑसिलोस्कोप ले लेंगे टू मेजर द आउटपुट। तो इसको हम देखते हैं, इसकी वैल्यू में रख देता हूं लेट्स सपोज 0.33 माइक्रोफेरेड अपनी तरफ से, लेकिन आपने वो वैल्यूज लेनी है जो आपके रोल नंबर के अगेंस्ट है। और इसको मैं फ्रीक्वेंसी तो देख लेते हैं, हम निकालते हैं, इसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 3 वोल्ट्स पीक टू पीक। तो लास्ट टाइम हमने वो निकाला था इसका कंडीशंस वेरीफाई करने के लिए, आरसी को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या निकला था, हमने किया था कि 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.33, और ये डिवाइडेड बाय 10⁻³ क्योंकि किलो से खत्म हो जाएगा, और 10⁻³ तो ये आ जाएगा 0.00033। और ये 1 डिवाइडेड बाय 0.00033, 1 डिवाइडेड बाय 0.00033।
तो ये ऑसिलोस्कोप हम एक इधर लगा देते हैं और द वैल्यू ऑफ आउट टू मेजर द वेव फॉर्म ऑफ आउटपुट, और एक हम लगा देते हैं इनपुट के क्रॉस। तो एक हमने जो ए चैनल है वो आउटपुट पे यूज कर लिया ऑसिलोस्कोप का, और बी चैनल जो है वो हमने इनपुट के लिए यूज कर लिया है। इसको हम ग्राउंड करेंगे अब। क्योंकि मल्टी सिम में आपने जब भी कोई सिग्नल नेटवर्क बना के उसको रन करना है तो रन टाइम के लिए सबसे पहले उसको ग्राउंड करना जरूरी है। तो इसको हम रन करते हैं। तो टाइम स्केल डिवीजन को थोड़ा सा कम करते हैं। तो ये आपको नजर आ रही होगी कि इनपुट और आउटपुट की वेवफॉर्म जो आपकी एक चैनल ए है और एक चैनल बी है। एक के ऊपर इनपुट वेवफॉर्म आ रही है और एक के ऊपर आउटपुट। आप दोनों को सेपरेट ऑसिलोस्कोप भी लगा सकते हो, ताकि आपको अलहदा से पता रहे कि इनमें से इनपुट की वेवफॉर्म कौन सी है और आउटपुट की वेवफॉर्म कौन सी है। मैं इसको सेपरेट ही करने लगा हूं ताकि थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। ये आपकी अब इनपुट की वेवफॉर्म आएगी, ये, एंड दैट इज आवर वेवफॉर्म ऑफ आउटपुट। ठीक हो गया। अच्छा, इसी तरह ये तो थी फ्रीक्वेंसी जब मेरी टी इज इक्वल टू आर सी वाला केस। और अब मेरे पास जो केस है वो है कि व्हेन टी इज स्मॉलर देन आर सी। तो उस केस में मेरे पास क्या हो जाएगा कि मैं अपनी फ्रीक्वेंसी को 100 कर देता हूं। ये मेरा सेकंड केस वेरीफाई हो जाएगा। ये जो मैनुअल में भी अगर आप देखो तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये केस वेरीफाई किया है। अगर यहाँ पे साइनोसाइडल में आए तो हमने पहले ये केस वेरीफाई किया है, ये वाला। अब हम करने लगे हैं टी इज वेरी वेरी स्मॉलर देन आर सी। तो हम ये करने लगे हैं जिसमें हमने टी फ्रीक्वेंसी को 100 रख दिया है। ठीक है। इसको मैं रन कर रहा हूँ, रन करके आप ये इनपुट की वेव फॉर्म देख सकते हैं। ठीक है। और ये आउटपुट की वेव फॉर्म देख सकते हैं। इसके डिवीजन को अगर हम थोड़ा सा कम कर दें ताकि, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ रही हैं आपकी
वोल्टेज की चैनल ए के क्रॉस, ये चैनल, इस चैनल के क्रॉस ये आउटपुट, ये इनपुट। और थर्ड कंडीशन, इसके आपने स्क्रीनशॉट्स ले लेने हैं। थर्ड कंडीशन जो है उसमें क्या है कि व्हेन टी इज वेरी लार्ज, लार्जर देन आरसी, तो वो आप क्या करें कि आप उसको 8000 हर्ट्स फ्रीक्वेंसी रख लें। तो आप इसको रन करते हैं तो डेट इज आवर इनपुट वे फॉर्म। ठीक है, ये नजर आ रहा है कि आपकी फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा बड़ी हो गई। और अगर मैं ये आउटपुट की देखूं तो डेट विल आल्सो शोज दैट कि आपकी जो आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी है टाइम स्केल डिवीजन है, ये बढ़ा दूं और फिर मैं यहाँ पे कर दूं डिवीजन काम, तो डेट इज आवर वैल्यू ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। एंड सिमिलरली हम क्या करेंगे कि हम अपनी जो फ्रीक्वेंसी, जो दूसरी कंडीशंस हैं, जो फंक्शन जनरेटर से एक दफा हम साइनोसाइडल यूज कर लेंगे, एक दफा हम ट्रायंगुलर यूज कर लेंगे, और एक दफा हम स्केयर वेव यूज करके और इसको अपने एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर लेंगे, तीनों कंडीशंस के लिए। तो सभी को ये क्लियर हो गया? यहाँ पे रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।